नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वी तरह की इस चैनल के माध्यम से हमने ड्राइंग एंड पेंटिंग की यहाँ प्रिपरेशन प्रारंभ की हुई है। इसी कड़ी में मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ है, प्रागैतिहासिक काल के संबंध में मैं आज चर्चा करूंगा, क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है। यहाँ से अत्यंत महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हम इसमें जो देखते हैं भारतीय चित्रकला का प्रागैतिहासिक काल और इसमें किस प्रकार से चित्रकला का विकास हुआ, तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो चित्रकला का जो विकास भी मनुष्य के साथ उसके विकास के क्रम के साथ यहाँ पर हुआ है। अगर हम प्रस्तरकालीन चित्रों के अवशेषों की बात करें जो आपके यूरोप में मिले थे या अफ्रीका में मिले थे या भारत में मिले थे या फिर ऑस्ट्रेलिया में, ये इस भूभागों में क्या थे, पृथ्वी के इन भूभागों में ये पाषाणकालीन या कहें प्रागैतिहासिक कालीन ये चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुई। इस काल में जैसे पाषाण युगीन काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानव द्वारा जो छोड़े गए पत्थरों पर जितने भी चित्रांकन है या अस्त्र हैं या औजार हैं या चित्र या किस संस्कृति के आधार पर उन्होंने बनाया, उनकी संस्कृति के बारे में कही, उनके द्वारा जो बताई गई कहानी अपने चित्रों के माध्यम से जो बताई गई है, हम उस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। चित्रकला के अंतर्गत किस प्रकार से उन्होंने चित्रकला के अंतर्गत किस प्रकार से चित्रों को वर्णित किया। अगर हम कहें चित्रकला के अंतर्गत जो 5 तत्व होते हैं तो उन 5 तत्वों में किस प्रकार से कार्य कराया। अगर हम मूर्तिकला की बात करें या फिर हम चित्रकला की बात करें या फिर संगीत कला की बात करें या फिर काव्य, ये तमाम जितने भी कलाएँ हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने कलाओं को कहीं ना कहीं विकसित रूप इन्होंने दिया। और अगर हम बात करें कि उनका जीवन किस प्रकार से प्रकृति जीवन के अंतर्गत उन्होंने प्रकृति पे किस प्रकार से विजय प्राप्त करी और इस प्रकार से उनकी जो मेहनत है या उनका जो परिश्रम है, तो हम उस पर हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें इतिहास की अगर बात करें, प्रागैतिहासिक इतिहास की बात करें तो हम उसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रमाण और क्रमबद्ध इतिहास की घटनाएं कहीं इतिहास ये कही जाती है। ठीक है, हम किसी प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनको एक सीरियल में या कहें उसको क्रमबद्ध रूप में जब हम उन घटनाओं का जिक्र करते हैं या उन घटनाओं का उल्लेख करते हैं तो यही इतिहास कहा जाता है। अब हमने इसको जो अगर मैं बात करूं तो हमने इसको 3 कालखंडों में अगर हम जो विभाजित कर रहे हैं तो इस प्रकार से करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं कहूँ कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पहला, दूसरा है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, फिर तीसरा है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। तो जो हम इसको विभाजित अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा कालखंड है जिसमें ना तो लिपि और ना ही पठित घटनाएं उपलब्ध हैं। इस प्रागैतिहासिक काल में ना ऐसा कालखंड है जिसमें ना तो किसी प्रकार की लिखित चीजें हमें प्राप्त है और ना ही जो पठित हैं जिनका हम पढ़ नहीं सकते, ऐसी घटनाएं इसमें उपलब्ध नहीं। वहीं आते हैं उसके बाद ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो ये ऐसा काल है जिसमें घटनाएं लिखित हैं परंतु हम उनको किसी भी प्रकार से पढ़ नहीं सकते। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी तमाम चीज़ों की घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं या यहाँ पर किस प्रकार से चीज़ों को उकेरा गया है या कोई भाषा का लिपि का प्रयोग किया गया है तो वो लिपि हम नहीं पढ़ सकते, या हम या कह सकते हैं कि घटनाएं लिखित नहीं हैं परंतु रचित और पठित हैं। अगर हम बात करें तो वैदिक काल की अगर बात करें तो ये वैदिक काल के अंतर्गत इन चीज़ों का वर्णन आ जाता है। तो अगर हम देखें तो ऐतिहासिक कालखंड की अगर बात करें तो ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये इतिहास का काल भी से हम माना जाता है चित्रकला के अंदर। तो ऐसा काल जिसकी घटनाएं लिखित हैं और पढ़ी भी इनको जा सकती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है ऐतिहासिक कालखंड को हम इसको मानते हैं। अगर हम देखें यहीं पर ही प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, प्रागैतिहासिक काल को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं इसको देखना बड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मानव के विकास का अध्ययन का कालखंड को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। पूरा हम हिस्ट्री जो चित्रकला को देखते हैं तो किस प्रकार से मानव के विकास का क्रम से लेकर आज वर्तमान समय का जो परिदृश्य है तो हम उसकी चर्चा करें। अगर हम चित्रकला की अगर बात करें तो यहाँ पर गुफाओं की चित्रकारी से लेकर आज आधुनिक कंप्यूटर की जो पेंटिंग है यहाँ तक की हम चर्चा करते हैं। अगर बात करें विकास की अगर बात ही कर रहे हैं मानव के, यहाँ पर बंदर से लाखों वर्ष तक का जो हमने सफ़र किया, बंदर से लेके जो हमारा बंदर से जो 4 पैरों से चल के 2 पैरों में आए तो वहाँ से आज जो उन्नत सभ्यता आज जो हम मनुष्य के रूप में जो हमारे सामने है हम इसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में जिस प्रकार से प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी किसे, अगर हम पहले ही इस चीज़ को साझा करें दोस्तों कि प्राचीन मानव के आदि
जो कालीन जो जीवन था या उसके जो अवशेष मिले थे, जैसे भारत के अंतर्गत मैंने कहा कि भैया गुजरात था, आपके मध्य प्रदेश था, तो यहीं तक ही ये सीमित है। और अगर बात करें, अगर जो नई चीज़ों को, अगर जब हम नवीनता के अंतर्गत हम जिन चीज़ों को खोजते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो संपूर्ण भारत में ऐसे अनेक ऐसे केंद्र हमें मिलते हैं। जैसे स्पेन में हो गया, फ्रांस में हो गया। यहाँ पर स्पेन और फ्रांस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की जो प्रथम यहाँ पर क्या गया था, शोध यहाँ पर किया गया था। लगभग हम बात करें तो एक इसके शोध के बाद 1 दशक बाद हमें ये चीज़ें मिले कि भारत में भी कहीं कहीं न कहीं शैल चित्रों का कहीं ना कहीं हमें उपलब्धियां हमें प्रारंभ ये मिली कि यहाँ पर भी इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर मिली थी। और जो हमें तथ्य मिले, अगर हम उनका आधार या उनका एनालिसिस करें तो इसका जो पहला जो सरई कलाई कलाइल और कार्बनल के साथ यहाँ पर ये जाता है। और तैमूर की पहाड़ियों पर जो निकट अगर हम बात करें तो तैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, ये विंध्याचल के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और अगर हम गुफाओं चित्रों की अगर बात करें तो इसका परिचय बहुत विस्तृत रूप में और दिया गया है। ठीक है, अगर आते आते 1880 की अगर हम बात करें तो 1880 के अंतर्गत जब यह यहाँ पर शोध हुआ तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रकाशन यहाँ पर नहीं हुआ है। उस समय क्या भारत में जिस प्रकार से प्रागैतिहासिक चित्रों के जो शोध करने वाले जो विद्वान थे, क्लाइल की अगर बात करें, एलन थे, या फिर लियोनार्ड एडम्स, या प्रसी ब्राउन की बात करें, पंचम मिश्रा की बात करें, मनोरंजन घोष की बात करें, वाकड़कर की बात करें, राधा कृष्णन की बात करें, तो ये तमाम जो लोगों ने इन चीज़ों की खोज करी और हमें जो 3 कालखंडों में जो हमें ये देखने को मिला किस प्रकार से घटनाएं क्रम। हम बात करेंगे जो इसके अंतर्गत किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत तमाम चीज़ें उकेरी गई और सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से चीज़ें आई। अगर मैं कहूँ कि भैया प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर बात करें तो उनका विषय वस्तु क्या रही, देखिए उस टाइम पे जो विषय वस्तु रही थी उनकी पशुओं का चित्रांकन होता था, शिकार के दृश्यों और नीतियों का चित्रण यहाँ पर हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से आदि मानव की जिस प्रकार से दिनचर्या थी, उनके शिकार करने का जो प्रमुख क्रियाकलाप था, वो कहीं ना कहीं जिस समय उनको खाली समय मिलता था तो कहीं ना कहीं गुफाओं के दीवारों पर ये चित्रों को कहीं ना कहीं शिकार के दृश्यों के, पशुओं के किस प्रकार से उन्होंने आज पूरे दिन भर में अपनी क्रियाएँ करी, उनको क्या करते थे, कहीं ना कहीं ये दीवारों पर उकेरने का कोशिश करते, कहीं ना कहीं उत्सव के मनाते थे और नाचते गाते ये थे। और ये आपको पता। और वहीं मानव आकृतियों की अगर बात तो जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो मानव आकृतियां बनी तो वो उनका चित्रण की अगर बात करें तो वो अधिकतर रेखाएं, सरल रेखाओं के माध्यम से उनको चित्रांकन किया गया था। और ये जो रेखाएं थी दोस्तों, ये आकृतियां गतिशील रूप में हमने इनको क्या किया था, उकेरा गया था। कहीं कहीं पर यहाँ पर अकेले चित्रांकन में बनाया गया है, कहीं पर समूह के अंतर्गत बनाया, कहीं पर 2 तरफ के तरह से ये बनाए गए हैं। कहीं पर जिस प्रकार से घोड़ा दौड़ता है ना, अश्वरोही की अगर हम बात करें तो उस प्रकार से यहाँ पर धनुधारी मनुष्यों के भी यहाँ पर चित्र बनाए हैं, क्योंकि अश्व को गिराते हुए चित्र बनाए, अश्व का शिकार करते हुए। ठीक है, अब महर्षि अब यहाँ बड़े बड़े हाथियों को, धनुधारियों द्वारा बड़े बड़े जानवरों को गिराने का यहाँ पर चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। और इसी प्रकार से अगर हम प्रागैतिहासिक काल के अन्य चित्रों के विषयों की वस्तुओं की बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भैया यहाँ पर किस प्रकार से चित्र बने, स्वाभाविक बने हैं या स्वार्थिक बने हैं, या त्रिशूल या फिर जैसे चौक हो गया, आकृतियाँ हो गया, चक्कर, पूजा के प्रतीकों के अंतर्गत या वाद्य यंत्र, तमाम चीज़ों का यहाँ पर घटनाक्रम यहाँ पर बने थे। अगर हम कुछ ऐसे चित्र भी प्रागैतिहासिक काल में बनने का कारण भी ये रहा है कि भैया वहाँ पर जादू टोने का भावनाएँ विकसित रही या फिर खेलों की भावनाओं के साथ बनाए गए थे। और देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं आपको सामने ये रख दूँ कि अगर हम प्रागैतिहासिक काल के जिक्र कर ही रहे हैं तो वहां पर प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रों की जो चित्रकला थी उनकी विशेषताएं किस प्रकार से रही। देखिए दोस्तों, मैं सिंपल सा बोलूंगा, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। जैसे विषय वस्तु रही, अगर हम विषय वस्तु की अगर सिंपल सी बात करें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे कि भैया यहाँ पर चित्रों का जो सारथी रूप में जो चित्र उकेरे गए थे वो आखेट के ही चित्र उकेरे गए, जैसे सुअर को मारते हुए या गैंडा को मारते हुए, बारहसिंगा को या हिरन को या बैल को या घोड़े को या हाथी को या चीते को या भैंस को या जिराफ के, ऐसे बहुत ढेर सारे ऐसे चित्र हमें मिले हैं। जैसे पशु पक्षियों का भी अंकन यहाँ पर हुआ है। अगर आते आते नया जो प्रस्तर युग आया, नवपाषाण के प्रस्तर युग की बात करें, उसके बाद दूसरा प्रस्तर युग आया, तो चित्रकारियों में भी कहीं ना कहीं भावुकता भी और भयानक चित्रों का भी और
चित्रांकन किया गया, भयानक जीव जंतु का भी यहाँ पे किया गया चित्र किए गए हैं, और कहीं ना कहीं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं मित्रता का रूप भी हमें देखने को मिला। कहीं घुड़सवारों की बात करें, कहीं पर पशुओं को चराते हुए जो कृषक थे उनको भी दर्शाया गया है कहीं ना कहीं अपने चित्रों के माध्यम से, ठीक है। और तो आज मैं बात करूँ जो मानवों के द्वारा जो बच्चों की थी उनकी आकृतियों को भी कहीं ना कहीं तीर कमान या माला या त्रिशूल या कुल्हाड़ी, जिन्हें भी शस्त्र उस टाइम पे प्रयोग किए जाते थे, तो कहीं ना कहीं जीवन यापन करने के लिए ये जो पशुपालक थे, जैसे नौका विहार या अगर हम कहें बैलगाड़ी बनाई थी, या फिर अलग अलग चीज़ों में हमने यहाँ पर क्या थे उनका समन्वय हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा। अगर वहीं हम अगर रूप और संयोजन की बात करें तो यहाँ पर रूप और संयोजन किस प्रकार से किया है कि देखिए आदिम काल में जिस प्रकार से चित्र समस्त दीवारों पर बनाए जाते थे, छतों पर बनाए जाते थे, चित्रतल पर कोई भी किसी भी प्रकार की सीमाएं अंकन नहीं होती थी, उसमें संयोजन के लिए अंतराल को जो मुख्य रूप में, और अगर मुख्य रूप में दर्शाया भी गया है, जैसे मानव की हो गया और पशुओं की बात करें उनके बाह्य आकार को भी दर्शाया गया, कहीं ना कहीं चित्रांकन करने का ये किया कि कहीं पर मोटे रेखाओं का प्रयोग किया गया, कहीं पर छोटे रेखाओं का प्रयोग किया गया। तो अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो जैसे रेखाएं थी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, तो रेखाओं में गति का भी भाव था कहीं ना कहीं, उसमें ऐसा चीज़ों को बनाया गया जैसे शिलाओं में बैठा हुआ कोई आधुनिक कलाकारों के द्वारा किस प्रकार से बनाया गया। तो ये तमाम चीज़ों को हमने देखा। रंगों का अगर हम बात करें तो उस समय प्रागैतिहासिक काल में किस प्रकार से रंगों का प्रयोग किया गया था, उन सभी का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ये तमाम चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में अभूतपूर्व ये हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें जैसे उसमें रंगों को किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, और किस प्रकार से छाया प्रकाश उसमें चित्रण किया गया, प्रकृति चित्रांकन किस प्रकार चित्रों में किस प्रकार से प्रेरणा आई है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आए। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक में बात कर रहा था कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करूँ तो सिंधु घाटी जिसे हम इंडियन सिविलाइजेशन के रूप में भी हम जानते हैं, तो यहाँ से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए अगर हम इंडिया के अंदर अगर हम सिंधु घाटी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इस संस्कृति का जो उदय हुआ था ना दोस्तों, ये ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत इसकी पृष्ठभूमि में हम जो देखते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमी भाग में ये चीज़ों को क्या हुआ था, ये उदय हुई थी, कहीं इसका कहीं ना कहीं विकास यहाँ पर हुआ था। और इस संबंध में अगर हम जानकारी आपको साझा करूं मैं, तो इस संस्कृति की जो जानकारी सर्वप्रथम जो दी गई थी 1921 में, जो पाकिस्तान के जो हड़प्पा नामक जो आधुनिक जो स्थल था जहाँ से हमें ये तमाम चीज़ें प्राप्त हुई, तो इसी कारण यहाँ से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा गया था, ठीक है। अब देखिए काल का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए अलग अलग कालों में जैसे हमने विभाजित किया गया था, तो इसको काल का निर्धारण करना भी यहाँ पर देख लीजिए आप। देखिए सैन्य सभ्यता की अगर बात करें, इसकी तिथि को निर्धारित करना भारतीय पुरातत्व का जो विवाद ग्रस्त विषय ये माना जाता है कि भैया इसको निर्धारित करना बड़ा ही कठिन ये रहा। बड़े बड़े विद्वानों का अलग अलग यहाँ पर विवाद रहा। यहाँ पर विवाद ग्रस्त इसलिए कहा जाता है कि किसी भी जो विद्वान था, हर किसी की यहाँ पर एक प्रकार की सोच यहाँ पर नहीं मिलती हुई थी, क्योंकि हर कोई अपनी बात को सिद्ध करने की भरपूर कोशिश करता है। आज भी वो चीज़ें होती हैं, अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ को खोजता है या कोई कभी किसी चीज़ की रचनाएँ करते हैं, तो वो कहता है कि जो मेरे द्वारा जो रचा गया है, जो मेरे द्वारा जो चीज़ों को उकेरा गया है वही चीज़ सत्य है। मगर उसके पैरेलल में अगर कोई दूसरी चीज़ को अगर उकेरता है तो वो कहता है कि भैया मेरी चीज़ें सही। अगर हम इसी के अंतर्गत अगर हम अर्थशास्त्र को देखें, जैसे कि मैकेले कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है धन के विज्ञान है, वो धन की परिधि के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसी प्रकार से अन्य चीज़ें भी यहाँ पर समावेशित हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने, जैसे जॉन मार्शल हैं या रिस्कन है, इन्होंने भी अलग अलग इनके समय में भी विवाद रहा कि भैया क्या चीज़ें इसके अंतर्गत रही। अगर हम बात करें इस क्षेत्र में जो सर्वप्रथम जो प्रयास हुआ था, किस क्षेत्र में कि काल का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था, आपको ये पता होना कि जॉन मार्शल वो व्यक्ति थे जिनके रहते हुए ये कालों का निर्धारण किया गया था। इनका निर्धारण लगभग अगर हम बात करें जिनके द्वारा जो निर्धारण किया गया था काल का, तो ये आपको पता होना चाहिए 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का इनका द्वारा निर्धारण किया गया। ठीक है, 3250 से 2750 के मध्य इन्होंने किया गया था, काल का निर्धारण किया गया था। ठीक है, अब ये काल का निर्धारण, अब देखिए कि कालों का निर्धारण किस प्रकार से तिथिवार किया गया है, किस प्रकार से अलग अलग जो साइंटिस्ट रहे हैं या कहीं विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी किस प्रकार से यहाँ पर गढ़ी। तो यहाँ पर भी इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप विद्वान देख पा रहे होगे, यहाँ पर इनका निर्धारण देख पा रहे होगे। तो देखिए यहाँ पर जॉन मार्शल इस पर से रॉप में कह रहे हैं कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व का ये पीरियड इन्होंने माना किसको इतिहास के कालखंडों को निर्धारित। अनटेस्ट मैके द्वारा
इनके द्वारा क्या कहा गया था, ये कहते हैं कि भैया, ये कहते हैं कि जॉन मार्शल गलत कह रहे हैं, जो थ्योरी मैं गढ़ रहा हूँ 2800 से 2500 ईसा पूर्व का ये थ्योरी देते हैं। वहाँ मार्टिन मिरर व्हीलर ये कहते हैं कि भैया नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं, मैके भी गलत कह रहे हैं, जो मैं निर्धारित कर रहा हूँ ये सही है। देखिए अलग अलग विद्वानों की अलग अलग यहाँ पर थ्योरी की रही हैं, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये कि क्या कह रहे हैं 2500 से 1500 ईसा के मध्य रहा। जैसे आप अलग अलग जो ज्योतिष होते हैं ना, ज्योतिषाचार्य होते हैं, अपने हाथ दिखाते हैं, कोई अलग बातें करता है, कोई कुछ अलग, जैसे अलग अलग जो धर्म गुरु होते हैं वो भी अलग अलग तर्क देते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक चीज़ कल परसों ही एक वीडियो देखी, तो कोई बोलता है कि जो प्याज सॉरी जो प्याज की उत्पत्ति, कोई कहता है कुत्ते के अंडकोश से होती है, कोई कहता है कि गाय के गोबर से और उसकी रीढ़ की हड्डी से ये हुआ, कोई कहता है कि कहीं पर अमृत की बूंद गिरी थी, वहाँ से लहसुन और प्याज उगे थे। तो कहीं ना कहीं अपने अपने तर्क दिए हैं ना हर किसी ने। तो उसी प्रकार से रेडियो कार्बन के आधार पर करके इसकी अगर डिटेटिंग करें, रेडियो कार्बन के आधार पर अगर हम कालों का निर्धारण करें, तो ये 2350 से 1700 ईसा के मध्य, 1750 के मध्य में ये निर्धारित होता है। वहीं अगर अलग देखिए, हम जो बात करते हैं भारत के अंदर जो हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं एनसीईआरटी के आधार पर ही करते हैं, सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए एनसीईआरटी के आधार पर 2500 ईसा से 1800 ईसा पूर्व के मध्य में काल को निर्धारण किया है। वहीं डॉक्टर पी अग्रवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 2300 से 1700 ईसा के मध्य में ये कहते हैं कि इस समय का ये निर्धारण। देखिए मैंने कल जो वीडियो में भी आपको जब क्लासेस ली थी ऑनलाइन, तो मैंने उसमें भी इसको आपको स्पष्ट कराया था कि भैया ये तमाम चीज़ें क्या है। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से रिप्लाई करूँगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें, कहाँ कहाँ ये क्षेत्र फैला था, तो इसको भी हमारा समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगर हम देखें भारत के नक्शे की तरफ, तो यहाँ पर पूर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके आलामीरापुर है या मांडा है, ये वाला जो क्षेत्र है जो यूपी के अंतर्गत आता है। दक्षिण की अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो दैमाबाद जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बलूचिस्तान जो आपका पश्चिम दिशा के अंतर्गत, जो सुत्कार डे गोर करके जो ये शब्द है ये आपके पाकिस्तान के अंतर्गत है, ठीक है। ये स्थल है क्या, हड़प्पा सभ्यता, ये जो संस्कृति है यहाँ पर प्रागैतिहासिक चीज़ों का यहाँ पर तमाम चीज़ें। अब मांडा की अगर हम बात करें तो अखनूर जिला जो है ये चिनाब नदी के दक्षिण तट पर ये क्या है स्थित है, और यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल ये माना जाता है। उत्खनन की अगर बात करें, इसकी खोज कब हुई थी, क्या हुई थी, तो इसकी जो कार्य हुआ था यह 1982 में जगपति जोशी और मधुबाला के द्वारा इसको खोजा गया था। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। मांडा में 3 संस्कृति स्तर यहाँ पर पाए, सांस्कृतिक स्तर प्राप्त है, प्रागैतिक सैंधव और सैंधव, और साथ ही अगर उत्तर सैंधव के रूप में हमें यहाँ पर 3 संस्कृति वो मिलते हैं। आलमगिरीपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मेरठ है, मेरठ में जो हिंडन नवी के तट पर क्या हुआ ये स्थित है, और इसकी जो खोज हुई थी आपकी 1958 में भारत के सेवक समाज संस्थान द्वारा इसको क्या गया था, खोज किया गया। और उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया, तो ये जो किया गया था यक्षदत्त शर्मा द्वारा इसको खोजा गया था, इसको उत्खनन किया था, इसकी खुदाई की गई थी। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी स्थल इसे माना जाता है। और दामियाबाद की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत अहमदनगर जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, परवाई नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है, और यह सैंधव सभ्यता का भी सबसे बड़ा दक्षिणी स्थल ये माना जाता है। ये देख सुत्का डेगोर की अगर बात करें जो ये आपके पाकिस्तान के अंतर्गत जो आता है, तो ये जैसे कि नदी के किनारे ये स्थित है, और खोज इसकी जो 1927 में मार्क्स आरएन स्टाइन के द्वारा की गई थी। इसमें महत्वपूर्ण जो बात कहूँ, जो नोट करने वाली बात है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार के रूप में ये देखने को मिलता है। इसका जो क्षेत्रफल है आपका 12,99,600 किलोमीटर का ये है, आप देख पा रहे होगे, ये आपके त्रिभुजाकार में इस प्रकार से ये बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सुंकटगढ़, मांडा, दामोदर, आलमगीर, ये तमाम चीज़ें दी हुई है, ठीक है। आज तक के लिए यहाँ पर ही, और इससे अगली वीडियो में तुरंत ही लेके आऊँगा। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।